हाय गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू पीके पढ़ो। ये एक मेरा नया इनिशिएटिव है फॉर दैट, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाए। बट बिफोर दैट, माय नेम इज़ प्रवेश एंड आई एम द क्यूरेटर ऑफ दिस लेक्चर। मोस्टली हम ये ट्राई करेंगे कि हम वो सब पढ़ पाएँ जो हमें कोई नहीं पढ़ाता या जो हमें खुद पढ़ना पड़ता है। अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, क्योंकि एक्चुअली हर पेपर में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का बहुत इस्तेमाल होता है एंड बेसिकली दे ऑल सजेस्ट कि हमें मोस्टली जो फोकस करना चाहिए फाउंडेशन के लिए वो है हमारी एनसीईआरटीज अदर देन एनी अदर थिंग। तो एनसीईआरटीज पे ही हम फोकस करेंगे। इस कोर्स का नाम है एनसीईआरटी डिस्टिल्ड और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बार बार एनसीईआरटी की तरफ ना जाना पड़े। एक्चुअली क्या है, मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको एक बात क्लियर करने के लिए। एनसीईआरटी से क्या होता है, एनसीईआरटी एक्ट्स एज अ फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन से यूपीएससी नहीं निकलेगा, ना ही आपका स्टेट पीसीएस निकलेगा। दोनों नहीं निकल सकते सिर्फ फाउंडेशन पढ़ने से। लेकिन फाउंडेशन पढ़ने से हमें क्या मिल सकता है? अगर हम कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हैं या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अगर आपने पहले के क्वेश्चंस देखे होंगे, आजकल तो कंपाउंड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह में, पर अगर आपने पहले क्वेश्चन देखेंगे प्रायर टू से 2017 मोस्टली, तो उस टाइम कभी कभी ऐसा होता था कि बोला जाता था कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, किसी बॉक्स में कुछ बना हुआ है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एक, या किसी पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे लोग रेकमेंड करते थे कि 6 to 12 पूरी पढ़ी जाए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी जाए। बहुत लोग ये भी बताते हैं कि तमिलनाडु बोर्ड की जो वो है हिस्ट्री की बुक्स है वो पढ़िए आप, एनआईओएस के नोट्स, ये सब पढ़िए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, एक मिनट जी, तो हमारा ये पढ़ने का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पर्सनली आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ या मैं वो नॉलेज देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिला। ये मेरा पर्सनल इस पे एक टेक है। जब मैं कोचिंग गया पढ़ने के लिए तो मेरे टीचर्स ने हमें बोला, हमारे टीचर्स ने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, एग्रीड, टोटली एग्री, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट व्हाट्स नेक्स्ट? एनसीईआरटी मैं पढ़ूँ, फिर मैं कोचिंग का भी पढूँ, फिर मैं सीसेट का भी पढूँ, फिर मैं ऑप्शनल का भी पढूँ। फिर एनसीईआरटी का भी ये सीन नहीं है कि मुझे सिर्फ एक बार पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी लूसिड, पर मुझे 6 to 12 पढ़ना है भाई। 6 to 12, 6 to 12 कितना होता है सोच रहे हैं आप? एवरेज 100 पेज की एक बुक होती है एनसीईआरटी की। 6 to 12 7 क्लासेस हो गई आपकी। वो 7 क्लासेस में क्लासेस टेक्स्ट बुक्स will amount to at least 700 pages। और लोग बोल रहे 3 बार पढ़ो इसको, 2100 पेज, 2100 पेजेस, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? और ये एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं, सिर्फ हिस्ट्री है ये। पॉलिटी हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद आपका फिर साइंस हो गया, इसके बाद एक इको हो गया। तो ऐसा कैसे पढ़ सकते हैं? इतना हमारे पास ना इतना टाइम है। अगर आपको साल भर में पेपर निकालना है, अगर आप बोलते हैं कि हमें साल भर में पेपर निकालना है, चलिए मान लेते हैं 2 साल में निकालना है, वो भी मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप एक ही साल में निकालिए,
2 साल में निकालना है, 3 साल में निकालना है, जब भी निकालना। तो मुझे एक बात अपने दिल पे रख के बताओ कि तुम कितने बार एनसीईआरटी पढ़ने का दम रखते हो यार? इतने बार पढ़ोगे क्या? इसका कोई सेंस भी बनता है क्या? बच्चों की किताब है, 12वीं क्लास तक के बच्चों की किताब है, छठवीं क्लास के बच्चे की किताब है, आप कितने बार पढ़ोगे इसको? आप ऑब्वियसली अगर आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट है। बस ये है कि हाँ, वहाँ से लिंक है जो हमारा वो टूट चुका है, जो हम 6th में पढ़ते थे या 12th में पढ़ते थे, वहाँ से हमारा ग्रेजुएशन के बाद हमारा लिंक टूट जाता है, क्योंकि हम अपने अपने सब्जेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं, हम अपनी अपनी डिग्रीज में बिजी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जॉब में चले जाते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं तैयारी करने के लिए, तो इट इज़ नॉट वेरी फीजिबल फॉर देम। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे कवर कैसे करेंगे इसको। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो काम है सफाइस करेगा जो भी आप पेपर देना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन मैं ये 100% आपको ठोक पीट के बता सकता हूँ ये कि ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये आपकी ऐसे मदद करेगा कि आपको एनसीईआरटी बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको बस अगर पढ़ना है, एक बार पढ़िए एनसीईआरटी, उसके बाद जब भी आपको लगे कि आपका फाउंडेशन थोड़ा सा मैनेज नहीं है, दैट यू डोंट नो अबाउट सम बेसिक पॉइंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट से वैदिक पीरियड और से बुद्धिज्म और जैनिज्म, सो जो बेसिक है, बहुत डेप्थ में नहीं, जो बेसिक है, जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स मेंशन्ड है या कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है, यू कैन कवर इट फ्रॉम दिस। मेरा काम है कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में ये बता दूं कि आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, क्योंकि हमें बस यही कोई नहीं बताता है। कोचिंग में आप जाओगे, 1,00,000-1,50,000 की फीस देते हैं हम, पर वहाँ से जो वो लोग जो पढ़ाते हैं वो एस लेवल पे पढ़ाते हैं कि आप मेंस लिख सको। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जीएस फाउंडेशन कोर्स। आप कहीं पे भी जाइए, आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, किसी भी कोचिंग में चले जाइए आप। जीएस फाउंडेशन कोर्स में वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पहले से पढ़ के आया है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं तुमको स्पून फीड कराऊंगा, वो ये बोल रहे हैं कि भैया आप पहले से पढ़ के आए हो, हम तो ये मान के चल रहे हैं आपने 12th निकाली है, आप कॉलेज करके आए हो, यू हैव द बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, दैट इज व्हाट दे वांट। तो वो लोग नहीं पढ़ाएंगे आपको, आपको वो पढ़ाएंगे जिस लेवल पे, अगर आपका पहले से बेस क्लियर नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक और बात है कि मेरे प्रोग्राम में क्या स्पेशल है। अब अब जो बात यह है कि मेरे प्रोग्राम में क्या स्पेशल है, जो हम ये एनसीईआरटी डिस्टिल्ड कर रहे हैं इन पी के पढ़ो, मेरे प्रोग्राम की स्पेशलिटी बस इतनी है कि लेक्चर्स बहुत छोटे हैं। कोई 5 मिनट का महासंग्राम लेक्चर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना 10 घंटे का मैराथन हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप रेगुलर आके बैठो और नोट्स बनाओ, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, नहीं। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, प्रिंटेड रहेंगे, आप प्रिंट कर लेना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ यानी जब भी आप लेक्चर ओपन करें, आप उसके पहले टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा लेक्चर, हो सके तो प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिएगा। इससे आपका एनसीईआरटी का लोड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे लेक्चर में जो जितने जितने भी मेरे नोट्स में जो फैक्ट्स हैं पूरे एनसीईआरटी से हैं। आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज नहीं रखनी पड़ेंगी। आप चाहे तो बस एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपकी विश है तो, कि बहुत कम लग रहा है, कि हमें वॉल्यूम बहुत कम लग रहा है। बहुत सारे लोगों का होता है कि वॉल्यूम होना चाहिए, जब तक किताबें दिखती नहीं है, प्रेशर नहीं आता और पढ़ते नहीं है। तो अगर आपको लगता है तो आप प्रिंट करवा के रख लीजिए, जब भी आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है आप पन्ने पलटा के देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, 5 से 6 पेज में हर लेक्चर का नोट है। हर लेक्चर के नोट्स आपको 5 से 6 पन्ने में या 7 पन्ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नोट्स भी नहीं है। और बहुत बेसिक रहेगा ये, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी। मैं आपको बस थोड़ी बहुत, अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह कभी आया होगा पीएससी में या इसमें अपने यूपीएससी में, मैं आपको बस वो क्वेश्चन की तरफ से हीट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आया था और ये फलानी बात पूछी थी इनने। इससे ज़्यादा बहुत आपके ऊपर मैं लोड नहीं देना चाहता, आप लोग ऑलरेडी बहुत बिजी होंगे। बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी खासी हालत ख़राब हो जाती है अगर हम बोलें, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं बस कि आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं ये लोड नहीं देना चाहता कि यार दैट यू नीड टू sit and watch a 3 hour lecture and study a 70 or 80 hour notes, 70 or 80 pages notes. I am not concerned with that. बहुत छोटा रहेगा, संक्षिप्त बोलते हैं हम जैसे, और हम एक एक टॉपिक वाइज करेंगे। मैं एक लेक्चर का फॉर्मेट, यानी कितने लेक्चर्स होंगे टोटल, वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उससे पता चल जाएगा कि किस लेक्चर के बाद कौन सा लेक्चर आएगा। और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है,
क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आजकल। यूपीएससी बहुत फोकस कर रहा है, स्टेट पीसीएस भी बहुत फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि अभी जो हमारा रूलिंग पार्टी का सीन है, दे डोंट दे फोकस ऑन द पास्ट प्राइड टू मच, एंड उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एंशियंट से बहुत सारे आते हैं कि टू रिवाइव द पास्ट प्राइड दैट इंडिया हैड, इसलिए एंशियंट पे बहुत फोकस चल रहा है। तो एंशियंट अच्छे से पढ़िएगा। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोर्स का नाम है ये हमारा एनसीईआरटी डिस्टिल्ड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हमारा पहला टॉपिक है इस बार का सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, सिर्फ हम सोर्सेज की बात करेंगे इसमें, सोर्सेज से ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, लेक्चर 1 है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। So what is the first thing that pops to our mind when we say ancient history? पुरानी हिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है? तो इट इज बेसिकली, इट टेल्स व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ एक सिविलाइजेशन का या किसी कल्चर का जन्म हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम की सिचुएशंस क्या थी, और डेवलपमेंट कैसे हुआ। सो एज वी सी, when and where people developed the earliest cultures in our country, because we are talking about India here. It indicates how they started their agriculture, which made their life secure and settled. लाइफ को सिक्योर और सेटल करना था, इसलिए एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करी ताकि सफिशिएंट फूड आ सके और कंटिन्यू आपका बसेरा वहाँ रह सके, किसी को खाने की कमी ना हो, कोई एक्स्ट्रा फाइट्स ना हो। तो इसलिए एक सेटल्ड और सिक्योर लाइफ के लिए एग्रीकल्चर की बहुत ज़रूरत थी, वो चालू हुआ। It shows how ancient Indians discovered, utilized natural resources like metals, okay, pottery, how we use mud, how we use wood, okay, to make houses, and what were the means of livelihoods, hunter gatherers कैसे आए, फिर उसके बाद आपको आपका जो डेवलपमेंट है रिलीजन का वो कैसे हुआ, उसके बाद कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम कपड़े किस तरीके से पहनना चालू किए, ये सब इसमें आता है। Sources that are responsible for providing information about history are known as historical sources. Very basic definition. This is a textbook definition from NCERT. Now, what are the sources of ancient Indian history? Sources responsible for the information of ancient history are broadly categorized दो टाइप के, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल में आ जाएगा जो भी हम जितना भी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट या हमें जो ज़मीन खोद के मिलती है, कि हमें कहीं पे कुछ बरियल्स मिल गए या हमें कहीं पे कुछ कॉइन्स मिल गए, बोन्स, स्केलेटन्स, ये सब मिल गया, या हमें जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में हमें पूरा का पूरा सिटी मिल गया, दैट आर व्हाट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। किसी का इंस्क्रिप्शन मिल गया, अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिल गए, मॉन्यूमेंट्स मिल गए, पुराने मॉन्यूमेंट्स हो गए, ओके। तो दीज आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो मटेरियल रिमेन्स, पॉटरी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आज हम सिर्फ ये इनकी बात करने वाले हैं, ओके। लिटरेरी सोर्सेस, ये दूसरे टाइप के सोर्सेज होते हैं। लिटरेरी मतलब जो लिखा पढ़ा गया है। तो इनमें कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं इंडिजिनस, इंडिजिनस जो देश में ही बने हैं, ओके। तो इसमें आपके दो टाइप के आते हैं, एक रिलीजियस आता है, एक सेक्युलर आता है। रिलीजियस में आपको कैसी चीज़ें आ जाती हैं? वेद हो गए हमारे, उपनिषद हो गए, आर्यणक, ब्राह्मण, ये हो गई किताबें। उसके बाद आपकी एपिक्स हो गए, रामायण महाभारत हो गए, तो ये आपके रिलीजियस टेक्स्ट हो जाते हैं। फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर में मोस्टली बात होती है उस उस रीजन की पॉलिटी की, या किसी ने कुछ इम्पोर्टेंट आपका अकाउंट लिखा हो, वो बात आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें किसी की बायोग्राफी हो गई, दैट इज़ अ सेक्युलर सोर्स। तो जैसे हम अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इट कम्स इनटू सेक्युलर। रिलीजियस में आपका आ जाएगा धर्मसूत्र, मनुस्मृति हो गई, फिर आपके पुराण हो गए, ये आपके रिलीजियस में आ जाएगा। अर्थशास्त्र हो गया, सेक्युलर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, जैसे कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की जो बुक्स हो गई, पोएट्रीज हो गई उनकी, या ड्रामाज हो गए, वो इनमें इसमें आ जाएगा, वो सेक्युलर में आएगा। उसके बाद आपका आता है फॉरेन अकाउंट्स।
हमेशा से इंडिया में आपको पता है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बहुत सारे या ट्रेड रूट्स थे बहुत सारे इंडिया की तरफ जो आते थे, तो बहुत सारे फॉरेनर्स का आना जाना लगा रहता था। फॉरेनर्स बेसिकली दे यूज टू राइट देयर अकाउंट जस्ट लाइक वी राइट अ डायरी, दे ऑल्सो यूज टू राइट देयर अकाउंट्स, और दे यूज टू सेंड लेटर्स टू देयर होम स्टेट्स कि मैं यहाँ गया, मैंने ये देखा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ये है, और हम इस तरीके से और जल्दी पहुँच सकते हैं। या फिर जैसे उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, किसी ने लिखा कि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है, या किसी ने ये लिखा कि गंगा नदी ऐसी दिखती है, और कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है, या वहाँ के राजा की किसी ने महिमा मंडन किया हो। तो ये सब फॉरेन अकाउंट्स में आता है। इसमें हमारे जैसे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, जैसे फाहीन हो गया आपका, फाहीन, ओके, आइस्टिंग हो गया, जस्टिन, टॉलमी, ओके, मेगास्थनीज, तो ये सब होगा इसमें। ये लोग जो अकाउंट्स लिख के गए हैं, जो बुक्स लिख के गए हैं, इससे हम हिस्ट्री का बहुत बड़ा चंक एक लेकर आते हैं, और हम ये कंपेयर करते हैं कि कौन कब कहाँ प्रेजेंट था, और किसने किस राजा के बारे में या उसके राज्य के बारे में क्या लिखा, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम की सोशल लाइफ कैसी थी, ईविल्स, पनिशमेंट्स, ये सब है इस सब में। तो अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो चालू करेंगे हम, जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, मेन हमारा टॉपिक आज का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, पॉटरी हो गया आपका, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, ओके, एंड द वन हु स्टडीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ फर्स्ट विद मटेरियल रिमेन्स, व्हाट आर द मटेरियल रिमेन्स? जैसे आपका लेआउट प्लान हो गया, सेट ऑफ सेटलमेंट, जैसे जैसे हमें मिला है जैसे हड़प्पा में, ओके, हड़प्पा में हमें लेआउट प्लान मिले हैं। मोहनजोदाड़ो हो गया, जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका पता हमने बेसिकली वहाँ के लेआउट प्लान के बारे में ही जान जान के बताया कि भैया ये सिटेडल हुआ करता था, ये लोअर टाउन हुआ करता था, अमीर लोग शायद सिटेडल में रहते थे शायद, एंड गरीब लोग शायद या ट्रेडर्स जो हैं वो लोअर टाउन में रहा करते थे। फिर उनके बीच में ट्रेड कैसे होता था, सामान कैसे स्टोर करते थे, ये सब हमें यहाँ से मालूम पड़ता है। एंड टाइप ऑफ पॉटरी दे यूज्ड, pottery basically, pottery is very important in an aspect that it tells us कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी। पॉटरी इज नथिंग के गए आपने एक मिट्टी का घड़ा बनाया और आपने बोल दिया दैट इट्स पॉटरी, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर टाइप की पॉटरी होती है जो कि उसकी टेक्नोलॉजी पे बेस होती है। हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, उसके बेसिस पे वो पॉटरी बनाई जाती है। तो जैसे पीजीडब्ल्यू हो गया, पेंटेड ग्रेवेयर, फिर नॉर्दर्न ग्रे पेंटेड वेयर होता है एक, ठीक है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी होती है, ओके। तो ये अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज थी। जैसे अब किसी ने बना लिया, तो अगला सिविलाइजेशन है उसने बोला यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा परफोरेटेड बनाते हैं इसको सुंदर दिखने के लिए, फूल वूल सजाएंगे, या किसी ने बोला कि इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हम अनाज स्टोर कर सकें। तो ये अलग अलग टाइप की पॉटरीज रहती हैं। फॉर्म्स ऑफ हाउसेज इन विच दे ड्वेल्ट, किस तरह के घरों में रहा करते थे लोग। सर्कुलर हाउसेज मिले हमें कश्मीर में, फिर उसके बाद हमें 2 फ्लोर्स के हाउसेज मिले हैं हड़प्पा में, 2 स्टोरी हाउसेस, छोटे छोटे बट या 2 स्टोरी हाउसेस, उस टाइम की वैसी टेक्नोलॉजी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ सीरियल्स दे यूज टू ईट, डिफरेंट, अर्लियर इट वाज वेरी कॉमन कि एक जोग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक टाइप का खाना ही, अनाज ही उग पाता था, बिकॉज वी डोंट हैव दैट टू मच टू मच पावर टू डू इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इरिगेशन वगैरह कुछ नहीं होता, सब मोस्टली रेन फेड होता था, या फिर अगर हो भी रहा है इरिगेट तो बेसिकली किसी नदी के साइड में ही हुआ करता था। तो वहाँ पे क्या खाना मिलता था, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, जैसे आप अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर आप इंडस नदी के उस तरफ रहते हैं, जो पीछे की तरफ मिले, जैसे सुख्तगेंदौर वगैरह मिला है, अफगानिस्तान की तरफ हमें मिला है, तो वहाँ पे अलग खाना उगता था। और अगर हम मान लो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इंडिया में जो हमें एरिया मिला है लोथल वगैरह, यहाँ पे अलग टाइप का खाना मिलता है। यहाँ पे लोग फिश पे बहुत डिराइव करते थे, उस तरफ लोग बार्ली पे बहुत डिराइव करते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ। तो ये हमें वहाँ से पता चला है। टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स दे यूज, सील्स, एरो हेड्स और चिजल्स,
और किस तरीके से उन्होंने काम करना चालू किया, डेवलपमेंट कैसे किया चीज़ों का, और जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे। प्लोशेयर हो गया, प्लोशेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लोशेयर ऐसे इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत पड़ी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको खेत जोतना है एंड यू नीड टू प्लो द फील्ड्स, यू रियली नीड अ प्लोशेयर। देन विद दिस दे डिराइव द domestication of oxes, ओके। बैलों का डोमेस्टिकेशन किया जिन्हें हमने उसमें यूज़ किया। ऑल्सो वेदर देर वॉज स्लेवरी और नॉट, एट मैनी प्लेसेस स्लेव्स वर ऑल्सो यूज के टू प्लो द फील्ड्स। तो स्लेवरी भी इस्तेमाल होती थी, तो ये हमें यहाँ से मालूम पड़ता है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स जब हम वहाँ के देखते हैं। Now, vertical digging of sites provides us with good chronological sequence of material culture. It also tells us about the material culture of the ancient period. वर्टिकल डिगिंग में अगर आप सपोज ज़मीन में खोदना चालू करते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर आती जाती है, हमें लेयर बाय लेयर डिग करने से ये पता चलता है कि क्या है यहाँ पे पहले, ये सिविलाइजेशन के पहले जिसका हम खोज कर रहे हैं उसके प्रायर कोई सिविलाइजेशन थी या नहीं, और उसके नीचे भी कुछ था तो क्या था। जैसे सबसे पहले आया पैलियोलिथिक एज, ओके। फिर आपका सिल्टेशन वगैरह हुआ, वेदरिंग हुआ, अगर वहाँ पे कुछ था जैसे एनिमल्स वगैरह जो भी थे, उसके बाद आपका वो पूरा वॉश आउट हो गया। उसके ऊपर फिर आया आपका मीजोलिथिक एज, वहाँ पे लोग आए या हमारे एंसेस्टर्स आए, उनमें से कुछ मरे, उनको दफनाया गया, या फिर वहाँ पे वो खाना किस तरह का खाते थे वो सब वहाँ पे हुआ, पेड़ किस तरह के उगते थे, उस टाइम का टेम्परेचर वगैरह कैसा था। देन नीजो फिर नियोलिथिक आया, देन आपका चारकोलिथिक आया, देन आपका आयरन एज आया। तो धीरे धीरे एज बाय एज ये सब चीज़ें पूरी अरेंज होती है इन द लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो हम वर्टिकल डिग करते हैं तब हमें अलग अलग इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अलग अलग हमें डीएनए मिलते हैं, अलग अलग टाइप के हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उससे हमें समझ में आता है कि उस टाइम उसका चीज़ का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या था वहाँ उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का। बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज इन द पास्ट, ओके। जैसे अभी अब हम बात की थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वगैरह में जहाँ मिले रिंग वेल्स, पार्ट ऑफ रोप और सेरामिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर, they have been found in many cities, seems to have been used as toilets as drains, garbage dumps, usually found in individual houses। ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, अगर आप एनसीईआरटीज में देखेंगे तो रिंग वेल्स की बात हुई है। रिंग वेल्स मिलते थे, बहुत सारी जगहों पे मिले हैं रिंग वेल्स। रिंग वेल्स में मोस्टली वहाँ उसकी टेक्नोलॉजी ये बताती है कि सिरामिक रिंग्स होती है। क्या होता है, अगर आपने एक होल किया ज़मीन में, सपोज करिए आपने एक ज़मीन में होल किया, लेकिन बाढ़ आएगी, बारिश होगी, ओके, एंड सब्सिडेंस होता है सॉइल का, सॉइल जब हिलती है या भूकंप वगैरह आता है सब्सिडेंस होता है। तो हो सकता है अगर आपने सीधा सीधा गड्ढा खोद दिया तो इट माइट कोलैप्स ऑन इट्स ओन, आजू बाजू का जो मिट्टी है आके धंस जाए, तो उसके आजू बाजू एक रिंग बनाई जाती है। अगर आप गाँव वगैरह में रहते होंगे या आपने कभी कुआं देखा होगा तो आपने देखा होगा आजकल एक कॉन्क्रीट की रिंग ऐसे डालते जाते हैं और वो बन जाता है, या ब्रिक्स की ईट रहती है, ब्रिक्स की सॉरी रिंग रहती है, वो डालते जाते हैं तो बनता जाता है आपका वेल, गहरा होता जाता है। वैसे ही हमें यहाँ पे सिरामिक रिंग्स मिली है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे सिरामिक रिंग्स मिली है हमें। तो ये वो बात बताते कि हो सकता है कि ये जो सिरामिक रिंग्स हैं इनका यूज़ टॉयलेट्स या ड्रेन्स के रूप में किया जाता है, और या ये इंडिविजुअल हाउसेस में मिले हैं। इंडिविजुअल हाउसेस में अगर सिरामिक रिंग का आपको वेल मिलेगा तो क्या काम का होगा वो, मोस्टली इधर इट इज़ यूज फॉर वाटर और इधर इट्स यूज फॉर टॉयलेट, इसके अलावा तो और कोई कुएं का काम है नहीं। South India megaliths provide information about the life of people post Iron Age. Megalith, they are very beautiful structures। मेगालिथ में क्या होता है, ऐसे छोटे 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 पत्थर चारों तरफ जमाए जाते हैं, ऐसे 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 करके सर्कल में आपके छोटे पत्थर जमा दिए, इसके बीच में ऐसा एक बड़ा पत्थर लगा रहता है। उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बरियल्स मिलते हैं, कभी कभी स्केलेटन्स मिलते हैं, होर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे वेपन्स के या इम्प्लीमेंट्स के, या जो प्रोडक्ट्स वो लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे, ज्वेलरी वगैरह, ये सब इसके नीचे मिलता था। ये मेगालिथ्स है, साउथ में बहुत फेमस है, साउथ में बहुत मिलते हैं और एपिक है, यानी अगर आप कभी देखने का मौका मिलेगा आपको तो बहुत ही अच्छा है। टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स, तो बोले जैसे वहाँ पे दफन भी यानी दफनाए भी जाते थे लोग, उसके साथ ये सब रखा जाता था, सो दैट दे मे बी सिक्योर इन द नेक्स्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ, आफ्टर use of iron began in the Indian subcontinent around 3000 years ago. Around 2500 years ago, there is evidence of ample use of iron tools, which includes iron axes,
फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्लोशर। अगर हम सपोज करें कि ये प्री डिवाइडेड इंडिया है और यहाँ से ऐसे इंडस बहती है ये आपकी, तो मोस्टली सब यहीं पे मिले हैं हमको, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ना, जो अब पाकिस्तान है। इस तरफ हमें ज़्यादा नहीं मिला, राखी गढ़ी मिला है, इधर लोथल वगैरह मिला है गुजरात में, दैट्स इट। और इस रेंज में हमें यानी इसी रेंज में मिले, राजस्थान हो गया आपका राजस्थान यानी इससे राजस्थान से लेकर गुजरात तक मोस्टली, यहाँ पे कश्मीर वगैरह में मिला है, यूपी में ही मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, पर मोस्टली जो है यहीं पे है। तो हम इस तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, हड़प्पन्स जो थे वो इस तरफ क्यों नहीं बढ़ पाए थे, सिविलाइजेशन इस तरफ क्यों नहीं आ पा रहा था इंडिया में? उसका सबसे बड़ा कारण है आयरन। आयरन इज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट, क्योंकि आयरन जब तक हमारे पास नहीं था, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट्स नहीं थे या स्ट्रॉन्ग हथियार नहीं थे जिससे हम फॉरेस्ट काट सके, एक्सेस नहीं थी ऐसी जो बड़े बड़े ट्रीज को काट सके, तो इसलिए हम इस तरफ नहीं आ पा रहे थे। और इस तरफ नहीं आ पा रहे थे, ना हमारे पास खेत थे बहुत बड़े, एग्रीकल्चर फील्ड्स नहीं बन पाएंगे, फॉरेस्ट क्लियर नहीं होगा तो रेसिडेंसेस नहीं बन पाएंगे, हमें एक वे नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारे पास आयरन आया तब हम इस तरफ आए, गैंजेस की तरफ, ये गैंजेस है आपकी, गंगा की तरफ हम तभी आ पाए, गंगा प्लेन में, जब हमारे पास आयरन आया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मेजर आर्कोलॉजिकल साइट्स के, द फाइंडिंग्स। तो नर्मदा वैली, अर्ली हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज लिव्ड हियर, ठीक है। अगर आपने नर्मदा ह्यूमन का नाम सुना होगा, तो नर्मदा ह्यूमन मिला है नर्मदा वैली में, ओके। इसमें एक एक्चुअली होमो इरेक्टस का स्कल मिला है फीमेल का, तो उसे हम नर्मदा ह्यूमन कहते हैं। नॉर्थ ऑफ विंध्यास, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन हेयर इन इंडिया, ओके। कौन सा इलाका हो गया ये वाला आपका? ये आपका जस्ट चंबल के ऊपर की तरफ, यानी गंगा के पास वाला जो इलाका है वो हो गया, बांदा हो गया, बलिया, इटावा, ईटा, ये वाला जो एरिया है, कानपुर, इसके आसपास हमें नॉर्थ में यहाँ पे हमें राइस वगैरह का बारे में मालूम पड़ा है। फिर राजगीर हो गया, ये आपका बिहार की तरफ पड़ेगा, ओके। पुराना नाम है, अब पाटलिपुत्र है वो, यानी सॉरी, अब पटना के आसपास का इलाका है ये। फर्स्ट किंगडम ऑफ इंडिया मगध वाज एस्टैब्लिश्ड हियर, ओके। देन वी हैव सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स, ये आपका अब है पाकिस्तान में, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले बिगन टू बी ग्रोन हियर इन अबाउट 8000 ईयर्स हो, 8000 साल पहले मिलता था व्हीट एंड बार्ले, मिला है वहाँ पे। जो मोहनजोदाड़ो में ग्रेनरीज है, ग्रेनरीज मिला है वहाँ पे, 6 ग्रेनरीज इन अ लाइन, उसमें जो हमें मिला है, तो हमें 8000 साल पुराना व्हीट एंड बार्ले वगैरह मिला है वहाँ पे, उसके एविडेंस मिला है। गारो हिल्स मेघालय की तरफ है हमारे। एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर इन इंडिया, अब अर्ली एग्रीकल्चर का मतलब है यहाँ पे जो गारो हिल्स के स्पेसिफिक है, सेटल्ड एग्रीकल्चर, नॉट बेसिक एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंसिवली डन ऑन हिली ट्रैक्ट्स ऑफ गारो हिल्स, वहाँ पे हमें जो मिला है एविडेंस वो इसका मिला है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फर्स्ट सिटीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मोहनजोदाड़ो, फिर आपका हड़प्पा, ये मिला है यहाँ पे। गंगा वैली, cities developed here about 2500 years ago, known as the second urbanization. फर्स्ट अर्बनाइजेशन था ये, सॉरी, ये आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब आया था। Then when the Harappan civilization started declining, so people started moving towards east. जब ईस्ट की तरफ मूव करना चालू किया, धीरे धीरे they started clearing forest using the iron that they discovered much later. That's why it took a lot of time for them to come here. So धीरे धीरे वो लोग इस तरफ आए, क्लियर करना चालू किया, और जब यहाँ पे गैंजेस प्लेन में जब सेटल होना चालू हुए गंगा वैली में, उस चीज़ को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। डेट्स ऑफ मटेरियल्स रिमेन फिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग होती है एक तरीके से, जैसे अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, अब वो तो ज़मीन से निकली है, आप ऐसे ही गैस नहीं कर सकते, तो कार्बन डेटिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जिससे हमें उस टाइम का क्लाइमेट, वेजिटेशन किस तरीके का था ये मालूम पड़ जाता है। प्लांट रेसिड्यू को हम एनालिसिस करते हैं, पोलन एनालिसिस होता है। बेसिकली क्या होता है,
कार्बन 14 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन 14 स्टेबल होने के लिए, कार्बन 12 में ट्रांसफर होने के लिए रेडिएशन छोड़ता है, धीरे 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 रेडिएशन निकलते रहते हैं। तो उस टाइम पे जहाँ पे कोई प्रोडक्ट जब तक जिंदा है, सपोज एक पेड़ है या एक ह्यूमन है या एक डॉग है, कोई भी है, जब तक वो जिंदा है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 कार्बन 12 रहता है, ओके। अब कार्बन 14 कार्बन 12 अगर उतने टाइम के लिए है आपके पास, और सपोज यू आर, अब आप या तो, या वो पेड़ दब चुका है या आदमी को दफना दिया गया है, बरियल वगैरह हो गया, तो उस टाइम के जो आपके स्केलेटन्स और ये रहते हैं, और अगर हमने आज खोदा, आज हमने उन्हें एक्सकेवेट किया है, तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं, थोड़ा सा उनका सैंपल लेते हैं, उसमें ये चेक करते हैं कि कार्बन 14 टू कार्बन 12 का रेशो क्या है। क्योंकि कार्बन 14 टू कार्बन 12 का रेशो क्या है, इससे ये समझ में आ जाता है हमें कि उसको अगर आप उस रेशो को अगर आप आज के रेशो से कंपेयर करेंगे, तो एक जो हाफ लाइफ पीरियड है उसकी कार्बन 14 की, उससे हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी थी आज के टाइम से। आज के टाइम से सपोज किसी में कार्बन 12 टू कार्बन 14 का रेशियो कुछ आया और आज के टाइम में कुछ है, एक्स है और वाई है, तो हम उन दोनों का एक्स और वाई का रिलेशन निकाल के ये बता सकते हैं कि वाई से एक्स चीज़ कितनी पुरानी है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बन 14 डेटिंग। Carbon dating suggested that agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir as far back as 6000 BC. An examination of animal bones enabled us to find out whether the animals were domesticated for finding out their uses. Okay. यानी अगर हम इनका एग्जामिनेशन करेंगे, एनिमल बोन्स भी जो मिले हैं वहाँ पे, बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिले हैं। जैसे एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत बार यूपीएससी पूछा भी है इस फैक्ट को, कि वर द हड़प्पन्स have ever encountered tiger और whether they have encountered a horse। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। हॉर्स का तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हॉर्स हड़प्पन्स दे डिडंट बेसिकली, a lot of evidence says that they didn't know anything about horses। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी है। तो हम ये बता सकते हैं कि उस टाइम के एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड थे नहीं। अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैसा होता है, अगर एक ह्यूमन 60 किलो का है तो उसको ऑब्वियसली डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऐसा चाहिए जो भाई उसकी बात सुने, या किस टाइप का एनिमल उस टाइम डोमेस्टिकेट किया जा सकता है और किस कारण से किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑक्सेस का, टू प्लो द फील्ड्स, दैट्स व्हाई ऑक्सेस वर यूज्ड, ओके। और ये हम प्री वैदिक टाइम की बात कर रहे हैं, गायों को अभी तक माता नहीं बनाया गया है, काउज वर नॉट नेसेसरी राइट नाउ, यानी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये उसके पहले की बात चल रही है। So oxes were very important. Then sheeps were important to get the wool and cover your body. And a lot of animals were predators, like wolves were there, tiger was there, and the geographical extent that shows कि वहाँ पे और टाइप के किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कैट्स, डॉग्स, ये सब तो मिलते ही थे ऑब्वियसली। हॉर्सेस वर नॉट फाउंड, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट कि भैया हॉर्सेस वर नॉट फाउंड इन द हरप्पन रीजन, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इससे ये बात समझ में आती है। अब हम ये एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ डेटिंग किस टाइप की होती है। जैसे अभी हमने कार्बन 14 डेटिंग की बात करी, और भी टाइप की डेटिंग्स होती हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पुराना है और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। बहुत सारे केमिकल एनालिसिस भी किया जा सकता है। पहली चीज़ है बायोस्ट्रैटिग्राफी, फोकस इज ऑन यूजिंग फॉसिल पॉपुलेशन फाउंड विद इन द रॉक लेयर्स, ओके, कि फॉसिल कितना मिला है एक पर्टिकुलर रॉक में। बहुत पहले किस टाइप के एनिमल्स हुआ करते थे, अगर सपोज करिए हम कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी अगर हम कोई रॉक देख रहे हैं, तो अलग टाइप के उसमें एनिमल्स या प्लांट्स मिलते थे। आज के टाइम पे धीरे धीरे से टाइम बढ़ा तो अलग टाइम के मिलने लगे। फिर हमें इससे ये भी पता चलता है कि कौन से जो प्लांट्स वगैरह हैं या कौन से एनिमल्स है वो इंडिजिनस नहीं है, वो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में नहीं मिलते थे और बाहर से कोई लेकर आया है उन्हें, तब वो यहाँ मिलने लगे हैं। स्ट्रैटिग्राफी, स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल, जो मैंने आपको बताया स्टैक के ऊपर स्टैक रहता है, ये पैलियोलिथिक वर्टिकल डिगिंग जहाँ कर रहे थे हम, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक वगैरह, इट कम्स अंडर स्ट्रैटिग्राफी। फ्लोरीन डेटिंग, लाइफ इन एज ऑफ फॉसिल्स, बोन्स एंड स्केलेटन। फ्लोरीन बेसिकली फ्लोरीन फाउंड इन आवर टीथ एंड बोन्स, तो हम उससे फ्लोरीन में भी आपका रेडिएशन एमिट होता है, तो उससे हम फ्लोरीन डेटिंग कर सकते हैं, उससे एज पता लगा सकते हैं। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग, जो भी हमने किया था C14 वाला, ओके। ESR डेटिंग होती है एक, ये एक पर्टिकुलर डेटिंग है जिससे सिर्फ 60,000 साल से 2 लाख साल पुरानी जो चीज़ है
उसके बारे में लगाया जा सकता है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट वॉज मैंशनड इन द एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट हियर. आर्गन पोटेशियम डेटिंग, लाइफ स्पैन एंड एज ऑफ रॉक्स. अब पोटेशियम, ओके, आपका पोटेश साइकिल होता है एक, पोटेशियम साइकिल इसके अंदर सॉइल में. और आर्गन इज अ नोबल गैस दैट इज फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट ओनली. ये अर्थ की क्रस्ट में होती है, एटमॉस्फेयर में नेचुरली नहीं पाई जाती है, अर्थ की क्रस्ट में बनती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, एमिशन एंड रेडिएशन. तो रेडिएशन की वजह से, और ये धीरे धीरे लीक होती है अर्थ के क्रस्ट से. और हर रॉक्स में ऑब्वियसली रॉक्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, तो उसमें से धीरे धीरे लीक होती है. तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कितना एमिशन हुआ है बाय आर्गन डेटिंग. नाउ पॉटरी. अभी तक हम ये बता रहे थे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है. मटेरियल रिमेन्स की बात हो गई. मटेरियल रिमेन्स में आपका क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप किस टाइप के घर थे, क्या क्या इम्प्लीमेंट मिले हैं, क्या क्या बरियल मिले हैं, क्या क्या पॉटरीज मिली है एंड ऑल, ये सब आपका मटेरियल रिमेन्स में. यानी पॉटरी तो नहीं है पर्टिकुलरली, पॉटरी एक अलग कॉन्सेप्ट है. और आपको किस तरीके के अनाज मिले हैं वहाँ पे, और क्या एविडेंस मिला है कि ड्रेनेज पैटर्न वगैरह क्या था, या ज्वेलरी मिली है, ये सब आपका सील्स वगैरह मिली है, ये सब का मटेरियल रिमेन्स में आता है. जो आदमी छोड़ के गया है, जो कुछ छूट चुका था पीछे, दैट आर मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल्स दैट रिमेन बिहाइंड, दैट्स मटेरियल रिमेन्स बेसिकली. नाउ पॉटरी. पॉटरी में एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं सोर्सेस, उसमें इतना फोकस नहीं है. इसका फोकस आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक्स में, जो हड़प्पा की बात करेंगे हम, या हम आगे जो वैदिक एज की बात करेंगे, उसमें आपको इसका रेलेवेंस मिलेगा. अभी यहाँ पे हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं. बेसिकली ये सिर्फ मेंशन हो रहा है कि यार क्या क्या चीज़ें बाद में जिनसे हमें सोर्सेस से पता चला है कि हिस्ट्री कैसे बनी है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ पॉटरी discovered during excavation. Red black pottery used by people of Indus Valley civilization. Painted grey ware used by Vedic age. बस, ठीक है. फिर अगला है आपका कॉइन्स. स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक. ओके, ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है. एंशिएंट कॉइन्स वर मेड अप ऑफ वेरियस मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड. कॉइन्स मोल्ड made from burnt clay have been discovered in large numbers belonging to Kushan periods. Such mold disappeared in the post-Gupta period. कुशन, जो अगर मैं आपको बताऊं कि गोल्ड कॉइन्स की जो अगर हम बात करें, अगर सपोज इंडिया में अगर हम गोल्ड कॉइन्स की बात करते हैं, तो गोल्ड कॉइन्स इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट. बेसिकली सोने का सिक्का जो हम हर धनतेरस पे लोग दौड़ पड़ते हैं लेने के लिए, वो इंडियन कॉन्सेप्ट है ही नहीं. इट केम फ्रॉम रोम, इट स्टार्टेड फ्रॉम रोम, इट केम टू इंडिया बाय रोमन्स एंड ग्रीक्स. तो पहले जो लोग थे, जो पहली बार जिसका एविडेंस मिलता है इंडिया में गोल्ड कॉइन का, वो मिलता है हड़प्पा में, जो कि बोला जाता है कि रोमन ट्रेड की वजह से, कि हम ट्रेड करते थे रोम के साथ, ठीक है. और दूसरा, अगर हम इंडिजिनस भारत में बनने वाले इंडिजिनस अगर हम कॉइन्स की बात करें, तो वो भी उसका श्रेय भी ग्रीक्स एंड रोमन्स को ही जाता है. इंडो बैक्ट्रियन किंग्स, इंडो बैक्ट्रियंस वर द फर्स्ट हु मेड gold coin as an official currency in their kingdom. The earliest coins, called the punch-marked coins, were largely made up of silver. Okay, ये एक important है, ये यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है. Earliest punch-marked coins were made up of silver. They contained a few symbols, but later coin mentions the name of kings, dates, issuance, and they were generally rectangular or sometimes square and or round in shape. यानी हर पर्टिकुलर टाइप के मिलते हैं, बट मोस्टली रेक्टेंगुलर मिलते थे. और पंचमार्क कॉइन्स को पंचमार्क क्यों बोला जाता है? दे वर नॉट इंस्क्राइब्ड. कुछ भी इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं रहता था उसके ऊपर. एक डाई होती है उसके जिसमें उल्टा कुछ लिखा रहता है, उसको ऐसे मेटल के ऊपर रखना, गोल्ड मेटल के ऊपर, और हथौड़े से स्ट्राइक करना, हैमर से स्ट्राइक करेंगे आप तो डाई जो है उस पर छप जाएगी मेटल पे. That's why they were punch marked by a punch using dice or punches. Hence, they are called punch mark coins. These coins are found in or most parts of the subcontinent, remained in the circulation till early century AD. ये लगभग जो ये वाले कॉइन्स चले हैं आपके पंच मार्क कॉइन्स, ये मोस्टली ये आपके चले हैं 10th century AD तक. 10th century AD तक इनका यूज होता था. ऑफिशियल मिंटिंग जिसमें वो पिघला के अगर मोहर वगैरह बनाई जाती थी, दैट केम वेरी लेटर.
द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर फाउंड इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स, दीज वर मेड अप ऑफ लेड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड. ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स. द एरियाज indicates coinage circulation enables us to reconstruct the history of several ruling dynasties, especially the Indo-Greeks. Okay, कि कॉइनेज का सर्कुलेशन हमें ये बताता है कि डायनेस्टी कैसे रूल करती है. जैसे सपोज करो भारत का पैसा है, भारत का सिक्का है कोई 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये जितने एरिया में आपको अबेंडेंस में मिल जाएगा, सपोज एक्सकेवेशन कर रहे हो आप, जमीन पे पड़ा हुआ मिल गया या आपको किसी ट्रेजर में मिल गया, वहां तक ये माना जा सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का या उस पर्टिकुलर किंगडम का या उस राजा का वहां तक शासन था, क्योंकि वहां पे बहुत इनॉर्मस क्वांटिटी में आपको वो वाले टाइप के कॉइन्स मिल रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के कॉइन्स. तो इससे ये बताया जा सकता है कॉइन के सर्कुलेशन से. इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताता है, किस टाइप के कॉइन हुआ करते थे, किस टाइप के गिल्ड्स हुआ करते थे वहाँ पे, और किस टाइप के गोल्ड स्मिथ होते थे, उनका क्राफ्ट कैसा था, कॉमर्स में क्या क्या काम आते थे कॉइन्स. सपोज एक गिल्ड है, यानी एक ट्रेडर्स का यूनियन है, सपोज कीजिए आप, ट्रेडर्स का यूनियन है, वो उनको अगर मान लो किसी और ट्रेडर यूनियन से ट्रेड करना है, सपोज क्रेडिट पे देना है कुछ पैसा, कुछ और करना है, तो उस टाइम लिक्विडिटी तो इतनी होती नहीं थी, ट्रस्ट के ऊपर काम होता था. तो एक पर्टिकुलर टाइप के वो लोग अपने ही एक पर्टिकुलर टाइप का कॉइन गोल्ड में या किसी और मेटल में उसको बना के उनको दे देते थे कि भैया ये सबूत है कि ये हमने आपसे काम लिया है या आपका काम किया है, ये सबूत है, आप एज अ सील है, आप इसको रखिए, जब आपको हमसे कोई काम होगा तो आप ये हमें पे कर देना और हम आपको काम कर देंगे. तो इस तरीके से काम चलता था, इस टाइप का कॉमर्स होता था, बार्टर सिस्टम हुआ करते थे. पर क्योंकि यहाँ कॉइनेज की बात हो रही है तो उसके हिसाब से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. गुप्ताज केम आफ्टर द इंडो ग्रीक्स. तो उनके टाइम तक टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू करे हैं. It increased trades and commerce flourished, especially in the post-Mauryan and Gupta times. Okay, only a few coins belonging to the post-Gupta period have been found. Post-Gupta period, गुप्ता पीरियड के बाद बहुत कम कॉइन्स मिले हैं. पर्टिकुलरली देयर आर टू रीजंस. पहला कि ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन होना चालू हो गया था, इंडिया के ऊपर अब अटैक होना चालू हो गया था पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, क्योंकि गुप्ताज वर द ऑन द लास्ट बिग किंगडम ऑफ इंडिया. जो पैन इंडिया किंगडम की बात हम बात करते हैं, गुप्ताज के बाद ये मान के चलिए आप, सीधे मुगल्स ही आए हैं जो पैन इंडिया जिनने कवर किया है. वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे. उसके बाद फिर जब बाद में ब्रिटिशर्स आए तो पूरी तरीके से इंडिया कवर हुआ था. बट गुप्ताज के बाद कोई किंग यानी किंग इतना बड़ा आया नहीं जो पैन इंडिया कवर कर सके. और उस टाइम बहुत सारी चीज़ें होती थी. वैदिक पीरियड अपने पीक पे था, डिक्लाइन यानी लेटर वैदिक पीरियड में चले गए थे हम, तो बहुत सारा दान वान दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो ज़मीनें ख़त्म होने लग गई थी और बहुत सारे टाइप के ट्रेड्स ख़त्म हो गए थे. तो इस वजह से तो ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया था. रिलीजियस फैनेटिसिज्म बोलेंगे आप इसको, या टू मच इंडल्जेंस इन ये महाराजा वाली लाइफ ये बोल सकते हैं आप. तो उस वजह से बहुत सारे ये सब चीज़ें होने लगी थी. और एक और कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि उस पोस्ट गुप्ता पीरियड, क्योंकि कंसोलिडेट तो रहा नहीं अब इंडिया, कंसोलिडेशन खत्म हो गया था इंडिया का, तो छोटे छोटे किंगडम्स बहुत सारे आ गए थे, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स आ गए थे, हु वर नॉट दैट पावरफुल, हु वर नॉट दैट रिच दैट दे कैन इशू अ गोल्ड कॉइन, बिकॉज गोल्ड वॉज वेरी प्राइसी एंड वेरी एक्सपेंसिव. तो वो लोग इशू भी नहीं कर पा रहे थे. तो ये कारण था कि पोस्ट गुप्ता पीरियड हमें कॉइन्स जो है गोल्ड के वो बहुत कम मिलता है. Coins also contain religious symbols and legends. They throw light on the art and religion of that time. Okay. अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल, विष्णु लक्ष्मी कॉइन होता है एक. फिर उस टाइम का अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो आप टाइगर, फिर फिर गजारोही यानी एलिफेंट राइडर टाइप कॉइन. तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉइन होते हैं. शिव शिव पार्वती कॉइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन. तो आर्ट एंड कल्चर और रिलीजन के बारे में बात करते हैं. They also give information about natural resources available in various seasons. Satvahans, who ruled Andhra and Maharashtra in the first 2 centuries, they issued large number of lead coins. Andhra region possess rich sources of lead. समझ रहे हैं आप? जैसे सतवाहन से जो जिन्होंने आंध्र प्रदेश वगैरह एरिया पे और महाराष्ट्र वगैरह पे राज किया, तो उससे ये पता चलता है उनके कॉइन से कि उन्होंने बहुत सारे बहुत लेड के कॉइन बहुत सारे उन्होंने इशू करे.
उससे ये पता चलता है कि वहाँ का लोकल जो है मटेरियल किस टाइप का अवेलेबल है वहाँ पे, या नेशनल रिसोर्स में। तो लेड में बहुत अच्छा पोटेंसी, बहुत अच्छी है इसकी, आंध्र प्रदेश की। तो वहाँ से बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेड कॉइन्स मिलते हैं। तो अब ये इतना कॉइन्स के बारे में इतना ही था ये। अभी इसके बाद हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, ओके। एंड स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स यूजिंग इंस्क्रिप्शन एंड ओल्ड रिकॉर्ड इज कॉल्ड पैलेलियोग्राफी। इंस्क्रिप्शन की अगर पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं आप कि क्या मटेरियल है, किसका बना है, किसका है, कौन, और ये ऐसे क्यों है, स्ट्रक्चर ऐसा क्या है, तो ये एपिग्राफी होती है। और अगर हम उसकी राइटिंग्स की बात करें, जो उसमें लिखा हुआ है, जैसे सपोज किसी में कोई लैंग्वेज लिखी है, किसी में कोई और लैंग्वेज लिखी है, किसी में हथौड़े से थोक के लिखी है, किसी में स्क्रैच करके लिखी गई है, इसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। Inscriptions were carved out of on seals, stone pillars, rocks, copper plates, temple walls, bricks, images. Okay. In the early centuries of the Christian era, copper plates were begun to use along with stone inscription. यानी जब चालू हुआ ये हमारा क्रिश्चियन एरा, मतलब एडी, तो यहाँ पे कॉपर प्लेट्स का यूज किया करा जाने लगा, क्योंकि कॉपर ही अवेलेबल था और उसके ऊपर लिखना आसान था। कॉपर की प्लेट बना लो और धीरे धीरे ठोकते जाओ उसको, उसके ऊपर लिख दो आपको जो लिखना है, तो लिखना बहुत आसान था। पहले सिर्फ स्टोन इंस्क्रिप्शन ही होते थे, पर स्टोन इंस्क्रिप्शन के बहुत सारे इश्यूज ये हैं कि भैया भारी है स्टोन, एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन चाहिए, फिर वेदरिंग ना हो जाए, खराब ना हो जाए वो स्टोन, या डैमेज ना हो जाए। कॉपर में ऐसा कुछ नहीं था। सॉरी। Earliest inscriptions are found in the seals of Harappa belonging to 2500 BC and they have not been deciphered so far. हरप्पन लैंग्वेज को हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो और ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन वहां से हमें मिले हैं, ओके। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड सो फार आर ब्राह्मी स्क्रिप्ट दैट वाज इशूड बाय अशोका इन द 3rd century BC। तो पर्टिकुलरली जो डिसाइफर हम कर चुके हैं, जिसको हमने डिसाइफर किया है एट प्रेजेंट, जो डिसाइफर्ड है वो ब्रह्मी लैंग्वेज है, जो अशोका, सॉरी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, और प्राकृत भाषा है, लैंग्वेज इज प्राकृत, जो कि अशोका के टाइम की है। अशोका ने जो इशू करे थे इंस्क्रिप्शंस, उसकी है। द अशोकन एपिग्राफ्स वर फर्स्ट डिसाइफर्ड 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ओके। इन्होंने जो है ये ब्राह्मी डिसाइफर करी थी, ओके। ब्राह्मी लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उस टाइम लैंग्वेज यूज होती थी प्राकृत। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। प्राकृत इज अ लैंग्वेज, ब्राह्मी इज अ स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी इज अ लैंग्वेज, देवनागरी इज द स्क्रिप्ट, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, लैटिन इज द स्क्रिप्ट, ओके। Two Ashokan pillars were found by Firoz Shah Tughlaq and re-established by him at Firoz Shah Kotla Fort in Ridge area in Delhi near the University of Delhi. फिरोज शाह तुगलक जी को 2 मिले थे रैंडमली अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अब भाषा वहां उस टाइम आपकी सेंचुरी चल रही थी 11th, ओके, 11th सेंचुरी समथिंग कुछ चल रहा था। सब भूल चुके थे लोग ब्राह्मी लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे होती है और प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता था उस टाइम। संस्कृत ने टेक ओवर कर लिया था आफ्टर वैदिक एरिया, वैदिक आफ्टर वैदिक एरा। तो उसके बाद किसी को कुछ आइडिया नहीं था, उसके बाद सीधे ये लोग आ गए दिल्ली सुल्तानेट वाले। तो क्या हुआ कि जब फिरोज शाह तुगलक को मिला तो उसने बोला यार बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, यार यानी कुछ एपिक चीज़ है, कुछ कुछ लिखा भी है इसके ऊपर, भाषा क्या है वो तो नहीं पता। तो उसने बोला कुछ होगा इंपॉर्टेंट, तो उसने 2-3 लोगों को बुलाया, उस टाइम के जो जाने माने भाषा के पंडित थे, उन लोगों को बुलाया कि बताइए क्या लिखा है। उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता। तो फिरोज शाह तुगलक को लगा कि यार ये तो कुछ यूनिक है, तो महल ले चलते हैं। तो 2 ये पिलर मिले थे, एक पिलर मिला था हरियाणा में और एक पिलर मिला था मध्य प्रदेश में, ओके। तो ये 2 पिलर को यहाँ से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा से उसने लेके गया वहाँ पे, फिरोज महरौली में वहाँ पे लगाया उसने, फिरोज शाह कोटला में। अब अभी वहाँ पे एक पिलर है और एक पिलर टूटा हुआ है, तो ये ऐसे पिलर है वहाँ पे। Languages used in inscription. The earliest inscriptions were written in Prakrit language, see, in the 3rd century BC. Sanskrit was adopted as an epigraphic medium in the 2nd century AD.
3rd सेंचुरी बीसी की बात हो रही है प्राकृत की, और 2nd सेंचुरी एडी की बात हो रही है एपिग्राफिक मीडिया ने इंस्क्रिप्शन में संस्कृत यूज होनी चाहिए। तो 500 साल का डिफरेंस है दोनों में। तो संस्कृत केम वेरी लेट। ओके, इन द 9th and 10th century AD the inscription began to be composed in regional languages। एंड जब 9th and 10th सेंचुरी में जब कोई पैन इंडिया एम्पायर नहीं रहा था, पोस्ट गुप्ता कोई पैन इंडिया एम्पायर नहीं रहा था, और ये जो है इस्लामिक इन्वेजन से पहले की बात है, उस टाइम पे छोटे छोटे ये हुआ करते थे आपके राज्य, तो सबकी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप होना चालू हो गई थी, बिकॉज दे ऑल्सो रूल्ड फॉर अबाउट 100, 120, 150 ईयर्स। तो उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज, वहाँ की जो लोकल कस्टम्स वगैरह थे, वो इम्प्लीमेंट करना चालू करिए। दैट बिकेम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट लैंग्वेज दैट वी हैव टुडे इन इंडिया, महाराष्ट्रियन, बंगाली, उड़िया एंड ऑल। Ashokan inscriptions were engraved in Brahmi script, okay, which was written from left to right, left से right की तरफ। Some inscriptions were written in Khroshti script, ये भी एक टाइप की स्क्रिप्ट है, and it is written from right to left, जैसे हम अभी देवनागरी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, right to left। Left to right मतलब ब्राह्मी हम इस तरफ से इधर लिखते थे, जैसे हम फारसी या हम उर्दू लिखते हैं, वो लेफ्ट टू राइट रहती है। फिर हम खरोष्टी लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, जो कि हिंदी की तरह होती है, इधर से इधर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रिवेल्ड इन द होल कंट्री एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब है अफगानिस्तान का एरिया, क्योंकि मौर्यन एम्पायर वहां तक था। ओके, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब ये वाला एरिया, और वहां पे ग्रीक्स वगैरह, वहां पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। बट इट कंटिन्यू टू बी द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ गुप्ता एरा। गुप्ता एरा तक ब्राह्मी का बोलबाला था इंडिया में, यानी ये अगर आप बोला जाए तो ये आपका सिक्स सेंचुरी तक। ओके, यहाँ तक आपका ब्राह्मी ही मोस्टली जो स्क्रिप्ट थी अपनी इंडिया की, वो ये थी। ग्रीक एंड अरमेक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन द राइटिंग्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। बोगस को इंस्क्रिप्शन मिला है एक एशिया माइनर, मतलब जो तुर्की है अभी, टर्की। ओके, यहाँ पे बोगस को ही मिला है हमें। इसमें वैदिक गॉड्स का नाम मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य। ये एक्चुअली हिटाइट एम्पायर है, था एक वहां पे उस एरिया में, हिटाइट एम्पायर, HATTITE, हिटाइट। तो हिटानी एंड मिटानी, ये दो ग्रुप्स है। दो ग्रुप्स के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, और आप हम पे अटैक नहीं करेंगे। तो मिटानीज ने कहा था कि मैं अपने 4 भगवानों का नाम लेता हूँ, ये 4 भगवान, मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य, कि मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा और ट्रेड अच्छे से होने दूंगा। तो ये बात उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो रीजनल इन्फ्लुएंस था वैदिक काल का, या तो हम वहां से आए हैं उस तरफ से इस तरफ, कि हमारे भगवान ही वो हैं जो वहां पे भगवान थे, वही हमारे यहाँ भगवान बन गया के। ओके, थोड़े चेंजेस के बाद हमने थोड़ा अपना एक रिलीजन बना लिया एक टाइप का। या फिर ये हो सकता है कि हमारा इन्फ्लुएंस वहां तक था, जो कि जिसके चांसेस क्योंकि थोड़े कम है, क्योंकि हम एक इन्वेजिव फोर्स नहीं थे। इंडिया वॉज नेवर एन इन्वेजिव फोर्स। हमने यहाँ से अंदर से, देश के अंदर से बाहर की तरफ कभी अटैक नहीं हुआ। यानी नीचे साउथ साइड में तो भी हुआ है कि हमने साउथ ईस्टर्न जो और स्टेट्स है, बाली, इंडोनेशिया, जावा वगैरह, यहाँ कॉन्कर करने की कोशिश करी थी चोलास ने, लेकिन ऊपर से नॉर्थ में गंगा की तरफ, गंगा प्लेन की तरफ से कभी बाहर की तरफ, यानी अफगानिस्तान चले जाओ आप, या ईरान या मंगोलिया या रशिया या इस तरफ सेंट्रल एशिया में, हम लोगों ने इस तरफ से कभी अटैक नहीं हुआ है ऊपर। तो ये हो सकता है कि वहां से ही यहाँ आए हों। इसलिए हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं रहता है कि हम किस तरीके से कन्वर्सेशन करें, कि हमारा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देश बहुत महान है, धर्म बहुत महान है, पर साइंस भी एक चीज़ होती है और प्रैक्टिकलिटी भी एक चीज़ होती है। अगर कहीं पे कोई एविडेंस मिल रहा है तो उसको बिल्कुल नकारो मत, एटलीस्ट स्टडी करने की कोशिश करो कि हाँ हो सकता है, रिलेट करने की कोशिश करो। टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, पहले वाले होते हैं जो रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, राजा ने कुछ बोल दिया तो उसको बताना पड़ता है पूरी दुनिया को। तो एक सेंट्रल मार्केट में, सेंट्रल एरिया में, या कोई बड़े पॉपुलेटेड शहर के बाहर एक खंबा लगा के इंस्क्रिप्शन लिख दिया जाता था, या किसी मॉन्यूमेंट पे लिख दिया जाता था, कि जैसे आज के टाइम में नहीं होता, ब्रिज के बाहर लिखा हुआ है कि फलाने मंत्री जी ने आके रिबन काटा है। तो वैसे ही पहले भी लिखा जाता था कि
सपोज इन राजाओं ने इन दो लोगों को इतनी जमीन दान करी, तो ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिख देते थे वो लोग, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑल्सो फॉल्स इन दिस कैटेगरी। अशोका ने भी बहुत सारी चीज़ें बात करी हैं कि भैया मेरा नाम अशोक है, ये मेरी बीवी है कौरव की, हम ये वाला एरिया ये बौद्ध भिक्षुओं के और इनको विहार बनाने के लिए दान करते हैं, या हम चाहते हैं कि धर्म का प्रोपोगेशन हो, तो ये सब अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा है। Other inscriptions were votive records of the followers of Buddhism, Jainism, Vaishnavism who put up pillars, tablets, temple images as a mark of devotion. Okay. हीलियोडोरस पिलर के बारे में आपने सुना होगा। हीलियोडोरस, जिसको हम गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं, हीलियोडोरस पिलर। ओके, तो ये यहाँ पे है, तो उसमें स्पेसिफिकली हीलियोडोरस ने बोला है दैट ये मैं अपना जीवन भागवत को समर्पित करता हूँ। भागवत का मतलब है यहाँ पे विष्णु भगवान की बात हो रही है, और मैं भागवत रिलीजन से हूँ, तो ये बात करी है हीलियोडोरस ने उस पिलर में। थर्ड टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन थ्रो लाइट ऑन एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, ऑफ किंग्स एंड कॉन्करर्स, जिसको हम प्रशस्ति कहते हैं, हिंदी में प्रशस्ति। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त हो गया आपका। ओके, तो उसमें लिखा गया कि समुद्रगुप्त इतने महान थे कि भैया वो उन्होंने 16 राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने, फिर हुनों को भारत से बाहर किया था। तो ये सब बातें लिखी गई है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ईयूलॉजी, गुणगान करना, किसी के बारे में तारीफें करना, तो उससे हम प्रशस्ति कहते हैं। ओके, finally there are donation records which refers to specially gifts, money, cattle, land, mainly for religious purposes, made not only by the kings and princes but also by artisans and merchants. बहुत सारे हमें गिल्ड्स के ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं कि भैया उन्होंने बोला कि मेरा ट्रेड इतना है और मैं इतना इतना काम करता हूँ, और हमारे यहाँ पे ये साबुन मिल जाएगा तुमको, यानी उनका मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन, जैसे मंदसौर इंस्क्रिप्शन। इसमें वीवर्स गिल्ड होता है एक, वीवर यानी आपका कपड़े सीने वाले, जो उनका गिल्ड है वीवर्स गिल्ड, ठीक है। इनका फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एवर फाउंड in the whole world, not only in India, in the whole world. This was the first advertisement by a guild कि हम कपड़े बनाते हैं तो हमसे ले जाइए, तो ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मिला है। ओके, inscription recording land grants made mainly by chiefs and princes are very important for study of land system and administration in ancient India. Okay, डोनेशन कितना दिया है, किसको कितना हमने दे दिया है, ये ले लीजिए आप, ठीक है, ये मैं ब्राह्मणों का नाम करता हूँ, या ये मैं एक गाँव एक यूनिवर्सिटी को दान देता हूँ ताकि वो अपना खर्चा उस टैक्स के पैसे से निकाल सके, ठीक है। तो पाला रूलर होते थे, जो पाल रूलर होते थे, उन्होंने विक्रमशिला और ये सब उदंतपुरी वगैरह में यही सब किया था। उन्होंने एक एक यूनिवर्सिटीज को 100 गाँव बांट दिया था कि इसका जो टैक्स आएगा उससे आप अपनी यूनिवर्सिटी चलाइए। These are mostly engraved on copper plates. Okay, they maintain the grants of the lands, revenues, villages made to monks, priests, temples, monastery, vassals and officials. सबको जितना दान दिया गया, क्योंकि कागज कलम पे इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, तो इसलिए पढ़ाई होती भी थी, लेकिन ये क्या है, कागज कलम घूम सकता है, यानी पेपर रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकता है। पत्थर कौन हिलाएगा 400 किलो का, सॉरी 4000 किलो का, 400 किलो का तो बहुत छोटा हो जाए, 4000 किलो का पत्थर कौन हिलाएगा, तो इसलिए इंस्क्राइब कर दिया था कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे, अगर कुछ बड़ा डोनेशन वगैरह किया जाता था तो, ठीक है। अभी एक लिस्ट है, ओके, जिसमें हमने जो एनसीईआरटीज में स्पेसिफिकली, ये आपको इस सीरीज में आपको सिर्फ वही मिलेंगे जो एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, एनआईओएस, ये वो सब है जो मैंने पढ़ा था भाई, जो मेरे पे गुजरी है वो उसका सीन है ये, तो ये सब लिखा थोड़ा थोड़ा करा था उस टाइम वही है ये सब, वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। अब आप कहाँ एक 6th में ढूंढोगे उसका एक पॉइंट, और कहाँ जाके वो 11th में एक पॉइंट जाके ढूंढोगे, कोई सेंस नहीं बनता। तो पहला है हमारा उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ये हमारा साउथ ऑफ चेन्नई में मिला है, कांचीपुरम के पास। ओके, इट इज नोटेड फॉर इट्स सैंपल इंस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज सिस्टम जो आज हमारे इंडिया में, ये पहले हमें सबसे पहली बार जब दिखा था ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में दिखा है, ये चोलास के टाइम का है। ओके, 9th सेंचुरी एडी में।
70, ओके। फिर अगला है ईरन इंस्क्रिप्शन, ये एमपी में सागर में, बैंक ऑफ बीना रिवर। डायरेक्ट पूछ लेगा वो, अगर पूछना होगा स्टेट पीएससी को, अगर पूछना होगा, मान लीजिए एमपीपीएससी का पेपर लिख रहे हैं आप कि ईरन इंस्क्रिप्शन किस नदी के किनारे है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सीधा, बीना रिवर के पास, ओके। इट इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती फाउंड इन इंडिया। सती सती प्रैक्टिस जो होती थी उसका फर्स्ट एविडेंस मिला है इसमें। एक गोपाराज नाम का गवर्नर था, ठीक है, वो मर गया था लड़ाई में, समुद्रगुप्त का था ये, सॉरी कुमारगुप्त का, गोपाराज नाम का। तो उसकी वाइफ ने सती कर लिया था उसके पायर पे, तो उसका इंस्क्रिप्शन है। फिर बेस नगर विदिशा इंस्क्रिप्शन, ये विदिशा एमपी में ही है ये भी, ओके। दिस पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हीलियोडोरस, जो अभी हमने बात की थी, हीलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर, बिलोंग्स टू शुंगा पीरियड, 2nd century BC, ठीक है। रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज विद फ्यू सांस्कृतिक स्पेलिंग्स एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द पिलर इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू लॉर्ड वासुदेव, और इसने जो है हीलियोडोरस ने स्पेसिफिकली कहा है उसमें भागवत के लिए है ये, भागवत। दिस गिव्स अस द आइडिया ऑफ भगवतिज्म इन इंडिया, कि बाहर से भी लोग अगर आते थे तो कन्वर्ट कर सकते थे उस टाइम पे। तो भगवतिज्म यानी जो आज का वैष्णविज्म है आपका, ओके, विष्णु सहस्त्रबुद्धे वैष्णविज्म, तो उसके बारे में बात हुई। फिर अगला है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये गुजरात में है। ये फर्स्ट प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, ओके, रुद्रदमन 1। of Shak dynasty in 150 AD. It says that Pushyagupta, the governor of Chandragupta Maurya, built a dam on Sudarshan Lake, ठीक है। इसी जो है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के रिपेयर की भी बात की गई है, यानी थोड़ा डेप्थ में है, अगर हम कभी आगे पढ़ेंगे इसका गुप्ता, इसके अपन गुप्ता पीरियड में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सुदर्शन लेक के रिपेयर कितने बार हुआ है। कम से कम 4 बार रिपेयर हुआ है सुदर्शन लेक का, अलग अलग राजाओं ने करवाया है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन गरुड़ पिलर, ये वही पिलर है जो फिरोज शाह तुगलक लेके गया था जिसकी हम बात कर रहे थे। ओरिजिनली विष्णुपदा उदयगिरी मध्य प्रदेश, बट वॉज ट्रांसपोर्टेड टू दिल्ली लेटर। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इट मेंशंस चंद्रगुप्त टू कॉन्क्वेस्ट ओवर वंगा कंट्रीज एंड द वाकटकास। द पिलर बेयर्स अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ओके, संस्कृत भाषा संस्कृत है लेकिन ब्रह्मी में बना है। फिर अहिहोल इंस्क्रिप्शन, बागलकोट कर्नाटका में मिला है ये ईयूलॉजी है चालुक्य किंग पुलकेशिन II की, हु एंड मेंशंस द विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के ऊपर इसकी जो विक्ट्री हुई है उसके बारे में बात। इट इज रिटन संस्कृत कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति, जो इसके ऑथर है, और कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन II के, रवि कीर्ति ने लिखी है संस्कृत में ये वाली, ठीक है, अहिहोल इंस्क्रिप्शन जो है। अलाहाबाद पिलर प्रयाग प्रशस्ति, एक ईओलॉजी है, प्रशस्ति मतलब तारीफ, ये भी एक ईओलॉजी है बेसिकली, ओके, ये भी प्रशस्ति है, क्यों तारीफ करिए किसी भी, अगर आप राजा की तारीफ करोगे तो उसको प्रशस्ति ही बोला जाएगा, ईओलॉजी ही बोला जाएगा। प्रयागराज यूपी में मिला है, ऑब्वियसली, है ना। इशूड बाय समुद्रगुप्त, कंपोज्ड बाय हरिसेना। रिटर्न्ड एंड रिफाइंड संस्कृत इन चंपू काव्य स्टाइल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन आता है ना, मल्टीपल पॉइंट्स रहते हैं जिसमें, उसमें का क्वेश्चन है चंपू काव्य स्टाइल, डायरेक्ट पूछ लिया था। इट मेंशंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त बोथ इन द नॉर्थ एंड साउथ एंड डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड हिज डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ओके। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी भुवनेश्वर, इरेक्टेड बाय खरवला, रूलर ऑफ कलिंग ड्यूरिंग द 2nd century BC। मिलिट्री एक्सपीडिशन कैरिड बाय खरवला, खरवला वॉज अ जैन, ओके, जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं लोग। लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, नेपाल में मिला है, ये अशोका का है, ठीक है। रॉयल कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग्स ऑफ अशोका's विजिट टू बुद्धा's बर्थ प्लेस। फिर मंसूर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन, ये मंसूर में मिला है मध्य प्रदेश में। इट मेंशंस द रूल ऑफ यशोधर्मन लोकल किंग, इट इज कंपोज्ड बाय वीर सेना, ओके।
ये है तो लोकल किंग यशोधर्मन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एडवर्टाइजमेंट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, दुनिया का पहला एडवर्टाइजमेंट है। ऑलराइट, तो गाइस ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। मैंने जानबूझ के छोटा रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा खिंच जाए। स्टार्टिंग में हमने 10 से 15 मिनट में हमने यही बात करी कि हमने स्ट्रक्चर क्यों बनाया, तो 40-50 मिनट का लेक्चर है बेसिकली, और इसी साइज के लेक्चर रहेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू का लोड बढ़े आपके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत सारा सेल्फ स्टडी करना रहता है। तो आप क्यों देखोगे किसी को, ये लोग जो फ्री में बेच रहे हैं कोर्सेज, या कोई जो उस पर पढ़ा रहा है कुछ भी, तो आप कोई भी क्यों प्रेफर करेगा। तो ये मोस्टली ये ट्राई करिए कि आप छोटा छोटा पढ़िए, कम कम पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है 5 घंटे 6 घंटे और 8 घंटे का मैराथन करने की। अगर मान लो आप थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके ही पढ़ते हो अगर उसको भी, तो भी अगर आपने 3 घंटे बैठ के पढ़ लिया तो आप ये भूल जाओगे आपने पहले घंटे में क्या पढ़ा था। उससे अच्छा यह है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4 या 5 घंटे 6 घंटे, 6 घंटे से ऊपर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, मेरा मेरा तो बेसिक ये है। और 6 घंटे भी डिवाइड करो ऐसा कि 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा सोऊंगा या काम करूंगा कुछ, फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। बिल्कुल लोड लेने की बात नहीं होती भाई। पेपर अगर तुम्हारा सब कुछ डिसाइड कर देगा तो तुम मत दो पेपर। लाइफ इसलिए नहीं है कि भैया एक पेपर मेरी जिंदगी डिसाइड कर देगा ना, बहुत बढ़िया लाइफ। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फालतू का मत पढ़ो। ये मत करो कि 4 जगह से खरीद लेता हूँ मैं 100 चीज़ें और सब पढ़ डालूंगा क्योंकि मेरे को वॉल्यूम दिखाना है कि मैंने इतना पढ़ा था, और आखिरी में वो एक के ऊपर एक किताबें स्टैक करके उसके बाजू में खड़े होकर फोटो लेनी है सिलेक्शन के बाद। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट तब बोला जाएगा जब आपने कम पढ़ाई में पेपर निकाला होगा, तब स्मार्ट नहीं बोला जाएगा कि आपने 10,000 किताबें पढ़ ली हैं और रोज़ मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ। नहीं, पेपर निकालने से मतलब है अब होना चाहिए हमें। पेपर निकालिए आप तो ढंग से निकालिए, लोड लेके नहीं निकालिए, टेंशन मत लीजिए कोई भी। और मैं कोशिश करूंगा भैया साथ रहूं, ये साथ ना छूटे हमारा। अब ये नई चीज़ चालू करी है तो इसको कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको नोट्स देने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम है पढ़ना और अच्छे से करो सब कुछ। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम अगली बार पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस। ओके, ये वाला अगले दिन ये वाला लेक्चर हो जाएगा हमारा, तो हम ये पढ़ेंगे। ऑलराइट देन, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़िए जो भी पढ़ रहे हैं आप।